नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आज चर्चा होगी सोने पर इसीलिए क्योंकि 2026 की शुरुआत हो चुकी है और सभी जानना चाहते हैं कि 2026 सोना खरीदने के लिए कितना ठीक है, क्या निवेश करना चाहिए, अगर कर रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, ये आज हम एक्सपर्ट से समझेंगे। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट मिस्टर शरद कोहली जी जुड़ गए हैं। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। नमस्कार ऋतु, आपको और न्यूज़ 18 के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, दर्शकों को मेरा अभिनंदन। बिल्कुल, तो शरद जी, सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि 2026 क्योंकि शुरू हो चुका है, गोल्ड में निवेश के लिए 2026 कितना सेफ रह सकता है? देखिए, उतार चढ़ाव तो बहुत देखने को मिलेंगे और जो लोग गोल्ड सिल्वर में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर गोल्ड की बात हो रही है, पहले गोल्ड की करता हूँ, तो उतार चढ़ाव आपको मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है कि गोल्ड को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि गोल्ड में कौन लोग निवेश करते हैं। गोल्ड में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स निवेश करते हैं, जो कि बड़ी मात्रा में गोल्ड खरीदते हैं। और गोल्ड आपको पता ही होगा ज्वेलरी बनाने के काम आता है, तो आप महिलाएं, आपसे बेहतर कौन जानेगा। और एक बड़ी मात्रा ऋतु गोल्ड में डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव का मतलब इसको बोलते हैं सट्टेबाजी होती है। सट्टेबाजी का अर्थ है, मैं दर्शकों के लिए आसान करके बता देता हूँ कि एक कमोडिटी एक्सचेंज होता है, उसको हम MCX भारत में बोलते हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। अमेरिका में इसको कॉमेक्स बोलते हैं, कमोडिटी एक्सचेंज। तो इसमें जब आप सोना खरीदते और बेचते हैं तो ऐसे नहीं खरीदा जाता कि आपने मेरे से खरीदा तो मैंने आपको 10 ग्राम सोना दे दिया, मैंने आपको बेचा तो 10 ग्राम आपसे ले लिया, वगैरह वगैरह। ऐसे नहीं चलता है। इसमें सिर्फ पेपर कॉन्ट्रैक्ट खरीदे बेचे जाते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर 5 फरवरी को, फरवरी के महीने का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं कहूंगा कि मुझे 1 किलो सोना मैंने खरीदा और 1 किलो सोना अब आज के रेट पे जाए तो करीब 1,40,00,000 रुपए का है। तो मैं क्या करूंगा कि सिर्फ 20% दे के और 1 किलो सोने का कॉन्ट्रैक्ट ले लूंगा। और जैसे ही वो 5 फरवरी आएगी, अगर वो 1,40 से ऊपर चला गया तो मुझे मेरा मार्जिन प्रॉफिट मिला के वापस मिल जाएगा, और अगर नीचे चला गया तो मेरे मार्जिन में से उतना काट लेंगे और मुझे बाकी वापस दे देंगे। तो ये मैंने इसलिए बताया कि ये जो उतार चढ़ाव इतना होता है, इसका एक कारण ये है कि ये बहुत बड़ी मात्रा में सोना जो है वो पेपर ट्रेडिंग के जरिए, पहले पेपर बोलते थे, आजकल तो वो डीमैट होता है जी, उसके ज़रिए वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इसको ये देखना पड़ेगा कि 2026 में आपको, क्योंकि होता क्या है कि ऋतु, जैसे आप और हम चर्चा कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा इसकी चर्चा होती है और सोशल मीडिया पे जितना आपको सोने और चांदी की वो ब्रिक्स थंबनेल्स में दिखाई देती हैं, तो उतना ज़्यादा इसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है जी। और सेंट्रल बैंक्स तो मैंने आपको बताया पहले ही खरीद रहे हैं। तो आपके सवाल का मैं अब सीधा सीधा जवाब दूं तो मुझे सोने का लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऊपर को दिखाई देता है। हो सकता है 2026 में बीच में कुछ दिन के लिए ठहर जाए, कुछ दिन के लिए थोड़ी करेक्शन आए, ये भी हो सकता है। पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऊपर दिखता है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ऋतु मैं और बता दूं कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, ये जो दुनिया भर में आपने विश्व युद्ध की बातें बार बार सुनाई दे रही हैं, अलग अलग देशों में युद्ध जैसे युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। अभी ट्रम्प साहब ने वेनेजुएला के लीडर को उठा लाया वहां से, और ईरान में चल ही रहा है। बिल्कुल, रूस यूक्रेन तो और घमासान हो चुका है। इनफैक्ट मैं क्योंकि जो लोग, और तो एक मजेदार बात मैं पहले बताऊं, जो लोग सोने और चांदी में इंटरेस्ट रखते हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर बहुत पैनी नजर बना के रखनी चाहिए। और मैं ये भी जोड़ दूं आपके चैनल पे कि भारत की जो इकोनॉमी के पैरामीटर्स होते हैं, पैमाने होते हैं, वो सोने और चांदी को ना के बराबर प्रभावित करते हैं। इस बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि भारत ने कोई आर्थिक नीति बनाई, बजट आया, अक्षय तृतीया आया, धनतेरस आया, शादी का सीजन आ गया, इससे सोने चांदी की कीमत में बहुत ही मामूली फर्क पड़ता है। हाँ, रुपया कमजोर हो तो थोड़ा यहाँ पर महंगा होता है। तो आप इन अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नज़र बना के रखिए। अगर वाकई में, मैं सबको आज ये हिदायत देना चाहूँगा, अगर आप सोने के शौकीन हैं और सोने में निवेश के शौकीन हैं, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय खबरें आज से ही ट्रैक करनी शुरू कर देनी चाहिए। मैंने इसलिए जिक्र किया कि शायद कम लोग जानते हैं इस बात को कि रशिया के पास एक मिसाइल है, उसका नाम है ऑर्शनिक। और रशिया का एक पड़ोसी देश है, उसका नाम है बेलारूस जी। उसका बहुत घनिष्ठ मित्र है जी। उसने अपनी ऑर्शनिक मिसाइल को बेलारूस में, क्योंकि बेलारूस यूरोप के और नज़दीक है, वहाँ पर तैनात कर दिया है। और यूरोप के जो बड़े देश हैं, जिसमें फ्रांस में पेरिस उसका कैपिटल है, यूके का कैपिटल लंदन है, जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है, पोलैंड का कैपिटल वॉर्सो है, मैं 4 नाम ले रहा हूँ, और भी देश हैं। उसने इसको निशाना साध दिया है उन देशों की तरफ
और ये मिसाइल न्यूक्लियर हेड कैरी करती है। आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक परिस्थिति है। हम लोग ना यहाँ पर क्या है ऋतु, हम लोग अपने देश की खबरों में इतने खो जाते हैं। मामलों में ध्यान ही नहीं दे रहे। लालू प्रसाद जी क्या कर रहे हैं, तेजस्वी क्या कर रहे हैं, अखिलेश जी क्या कर रहे हैं, हमारे नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, एमपी में क्या हो रहा है, राजस्थान में, कि हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भूल ही जाते हैं, जबकि दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो मुझे लग रहा है सोने चांदी के निवेशकों को और ट्रेडर्स को अगर वो अंतर्राष्ट्रीय खबरें नहीं खंगाल रहे तो वो हमेशा ही असमंजस में बने रहेंगे, उनको कुछ नहीं पता लग पाएगा कि क्या खबरों को देखकर वो कैसे समझे। जैसे आप तो मार्केट एक्सपर्ट है तो बता देंगे कि चलिए 2026 कितना सेफ है या फिर सोने में निवेश कितना सेफ है। लोगों ने देखना शुरू भी किया है तो वो उससे कैसे आकलन कैसे करें कि निवेश ठीक है या नहीं? बहुत आसान है ऋतु, बहुत आसान है। जब जब आपको लगे कि ये जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, जब आपको लगे एक मिसाइल चली, एक रॉकेट चला, ईरान के लीडर ने ये स्टेटमेंट दिया, पुतिन साहब ने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, ट्रंप साहब ने कहा कि अब तो मैं लेकर रहूंगा ग्रीनलैंड को, तो जब जब आपको इस प्रकार की स्टेटमेंट सुनाई दें, समझ लीजिए सोना खुश हो रहा है। खुश हो रहे का मतलब है कि समझ लीजिए कि सोना ऊपर जा रहा है। तो कुल मिला के अगर दूसरी भाषा में कहे तो जब जब जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगी, सोना और चांदी आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। तो एक तो दर्शक इस बात का ट्रैक रख सकते हैं, एक और वो ट्रैक रख सकते हैं, डॉलर को भारतीय रुपए के खिलाफ नहीं, पर बाकी 4 करेंसीज का मैं नाम ले रहा हूँ, स्विस फ्रैंक, यूरो, जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड। इन 4 करेंसीज के खिलाफ अगर आपको डॉलर कमजोर होता दिखाई दे, समझ लीजिए सोना रॉकेट होने के लिए तैयार है। तो ये दर्शकों को नोट कर लेना चाहिए कि भारतीय करेंसी के अलावा जो 4 आपने नाम बताया, अगर इनके खिलाफ डॉलर जा रहा है तो कमजोर हो रहा है। और पिछले 1 साल में ऋतु मैं बताऊंगा, पिछले 1 साल में 50 साल में सबसे ज्यादा गिरावट इन 4 करेंसीज के खिलाफ आई है। रुपए के मुकाबले तो 90 से ऊपर चल रहा है। मुझे लगता है कि कोई दर्शक ध्यान भी नहीं देते होंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है, और हम सोने में अगर निवेश करें तो हमें किन चीजों पर ध्यान देना है। बहुत काम की चीज यही बताना। और एक खबर और पर नजर रखें, अगर कहीं से रख सका, मुझे लगता है न्यूज़ 18 से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको ये बताएगा। आप ये ध्यान रखिए कि सेंट्रल बैंक्स दुनिया के, सेंट्रल बैंक कहते हैं जैसे भारत में रिजर्व बैंक है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड है, अगर ये सेंट्रल बैंक्स कभी भी अपने सोने के भंडार बेचने शुरू करते हैं तो आपको एक निवेशक के तौर पे उसमें से पतली गली में से बाहर निकल जाना चाहिए। आपको बेच के एक तरफ हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में बेचेंगे और एकदम प्राइस करेक्शन आ सकता है। तो मैंने देखिए आपको 3-4 ऐसे पैमाने बता दिए हैं। अगर आप न्यूज़ खंगाल के या न्यूज़ 18 के जरिए अगर आप ये निकाल लें तो आप हमारा सिर्फ पॉडकास्ट देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि गोल्ड में निवेश कितना सेफ है। अच्छा, भारतीय बाजार की अगर हम बात करें, क्योंकि खरमास खत्म होने वाला है, शादी का सीजन शुरू होगा। हालांकि जिनकी शादी होने वाली उन्होंने तो गोल्ड खरीद लिया होगा, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि शादी का सीजन शुरू हो जाता है तो गहने खरीदने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। सब अपनी बच्ची को गहने देना चाहते हैं, गोल्ड में निवेश भी करते हैं। और आजकल तो लोग, महिलाएं खासतौर पर जो हमें देख रही होंगी, वो तो ये समझ रही होंगी कि महिलाओं के लिए निवेश मतलब है गहने खरीद लो, जिनको पहन भी लो, और उसके बाद जब रेट बढ़ेंगे तो उसके भी बढ़ जाएंगे। इसका बाजार पर कितना असर पड़ता है? जब शादी का सीजन आ जाता है तो बाजार में तेजी आएगी क्योंकि रेट भी बढ़ रहे हैं, या फिर रेट बढ़ रहे हैं तो इस बार बाजार थोड़ा सा कमजोर नजर आएगा, भारतीय बाजार? कुछ 100 रुपए का फर्क पड़ता है भारत में शादी के सीजन से। और शादी वालों को तो मैं सलाह दूंगा, अब तो बड़े बड़े ज्वेलरी ब्रांड जो हैं उन्होंने ऋतु लो कैरेटेज ज्वेलरी निकाल दी है। आप 22 कैरेट का मत लीजिए, आप 18 का ले लीजिए, 9 का ले लीजिए, आप 14 कैरेट का ले लीजिए, आप उससे ले सकते हैं। ज्वेलरी में निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्वेलरी को आप निवेश करेंगे तो आपका मेकिंग चार्जेस कट जाएगा और आपकी उसमें इम्प्योरिटी, जिसको गांव की भाषा में खोट कहते हैं, वो खोट निकाल दी जाती है, तो उससे आपका रिटर्न उसमें कम हो जाता है। तो अगर आपको गोल्ड लेना है निवेश के लिए तो आप बिस्किट्स ले सकते हैं, कॉइन्स ले सकते हैं, और सबसे अच्छा तरीका तो ऋतु ETF है। तो जहाँ तक आपने शादी की बात करी, मुझे लग रहा है आप शादी जो लोग कर रहे हैं उनको समझ में आ गया है कि भैया अगर किसी ने अपनी बेटी को मान लीजिए 5 तोले देना था, 50 ग्राम देना था, अब वो बेचारे 10 ग्राम ही मुश्किल से खरीद पा रहे हैं या 20 ग्राम खरीद पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है, देखिए तो आप ये बात मानेंगे, आप महिलाएं, आप इस बात से कुछ को समझ सकती हैं। आप जब शादी में पहन के जाते हैं और रील बनानी होती है, फोटो खिंचवानी होती है, थोड़ी ना कोई पूछता है ये मैडम जरा बताइए कितने कैरेट का आपने पहना हुआ, ऐसे कौन पूछता है। आपने उस टाइम सजा
और आपने उसको फोटो वोटो खिंचवाई, रील खिंचवाई, तो आप गहने को लो कैरेटेज का हालांकि लगे। देखिए गहने का मुझे भी बड़ा शौक है, लेकिन अब मुझे लग रहा है इस पॉडकास्ट के बाद कि गहने से अच्छा है कि गोल्ड बार मैं खरीदूं। अच्छा, डिजिटल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड कितना अलग होता है, मतलब इसमें कैसे लोग डिफरेंस समझे कि निवेश कहाँ पर करना ठीक है? मुझे लग रहा है सबसे अच्छा निवेश का जो इस समय सोने में एरिया है वो ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक म्यूचुअल फंड की तरह होता है, ठीक है। और इसमें एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके लिए सब लोगों का कंट्रीब्यूशन लेके आपके लिए गोल्ड खरीदती है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि जितना आप निवेश कर रहे हैं ऋतु इसमें, उतने का भंडार इनको अपने वेयर हाउस में रखना पड़ता है। तो हवा हवाई नहीं खरीदा है वो कहीं है हवा हवाई नहीं है। और इसमें आप छोटी मात्रा में भी ले सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये शेयर मार्केट में ट्रेड होता है, तो आप कभी भी इसमें से निकल सकते हैं। और अब तो T+0 है। T+0 का मतलब होता है, T+1 का मतलब होता है कि आपने आज बेचा, कल पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा ये तरीका है, सेफ भी है। और जो लोग लॉकर वगैरह में रखते हैं उनको, मैं पहले भी न्यूज़ 18 पे मैंने ये बात बोली है कि लॉकर में जो इंश्योरेंस होता है वो आपके लॉकर के रेंट से मात्र 100 गुना होता है। तो अगर आपका 2000 रुपए का रेंट है तो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। उससे ज्यादा का अगर भगवान न करे कभी नुकसान हो जाता है तो आपको वो पैसा नहीं मिलेगा। तो ETF और डिजिटल गोल्ड की आपने बात करी, डिजिटल गोल्ड मान्य नहीं है। अगर कोई प्लेटफॉर्म कर रहा है तो अपने रिस्क पे कर रहा है। सेबी ने इस पर वार्निंग दी है कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कल को किसी के पैसे डूब गए, हमारा दरवाजा मत खटखटाना कि भैया मैंने तो डिजिटल गोल्ड में किया था। ETF इज द सेफेस्ट वे। अगर आपके पास रखने की इंतजाम है, सेफ जगह है, तो आप कॉइन्स या बार्स भी ले सकते हैं। अच्छा, जो निवेश करते हैं, जो नए लोग हैं, पहले से कुछ लोगों को शायद ये आइडिया होगा भी, लेकिन निवेश कितने सालों तक के लिए करना चाहिए? क्योंकि मैं अगर 2020 की बात करूं, सोने के जो दाम थे 40,000 के आसपास थे प्रति 10 ग्राम। 2025 में हम डबल छोड़िए 1 लाख के पार पहुंच गए। 26 से अगर 30 की बात करें तो इन 5 सालों में भी काफी बदलाव देखने को मिलेगा और उतना चढ़ाव भी होगा, यानी कि कीमतें बढ़ेंगी। तो कितने साल के लिए निवेश गोल्ड में करना चाहिए? देखिए, पहले तो हम ये बोलते थे कि गोल्ड में आप लंबे वक्त के लिए निवेश करें। हालांकि मैं यहाँ पर एक आपकी इजाज़त से डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि अगर आप निवेश कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के आधार पर, तो अपने इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके निवेश करिए। हम लोग ये कोई निवेश की सलाह नहीं है, ये एक विश्लेषण है सारे फैक्टर्स का। तो पहले तो हम बहुत लंबे वक्त का ऋतु बोलते थे कि 5 साल 10 साल के रखिए। अब मैंने तो 2 साल और 5 साल के लिए भी आप रखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति, ये जो मैंने शुरू में 3-4 फैक्टर बताए, ये इस प्रकार की बन रही। और मैंने तो ऋतु एक नई चीज इजाद की है, उसका नाम है TMI। आप गेस भी नहीं कर सकते कि वो क्या चीज हो सकता है। ट्रम्प मूड इंडेक्स। ये आप अगर ECG का ग्राफ भी प्लॉट करेंगे ना, तो आप ECG का ग्राफ देखिए, ऐसे 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 होता है। पर ट्रम्प मूड इंडेक्स इससे भी ज्यादा वॉलेटाइल होती है। ट्रम्प साहब का सुबह पता नहीं क्या करते हैं, अगले दिन सुबह कुछ और बयान दे देते हैं, दोपहर को कुछ और कर देते हैं। तो ट्रम्प साहब जिस तरीके से निर्णय ले रहे हैं, मुझे लग रहा है गोल्ड और सिल्वर के लिए। तो देखिए, तो मैं ये बात कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने गोल्ड और सिल्वर में पैसा कमाया है पिछले 1 साल में, बहुत कमाया है, उन लोगों को ट्रम्प साहब को एक धन्यवाद तो बनता है। बाकी उन्होंने जो भी किया है, शरद जी, के लोग सुबह उठे सबसे पहले न्यूज़ 18 लगाकर देख ले कि ट्रम्प साहब का आज मूड क्या है, कल उन्होंने क्या किया है, और फिर गोल्ड में। और मैं तो कहूँगा आप एक TMI बना दीजिए, जो मैंने निजात की है, ट्रम्प मूड इंडेक्स। इस इंडेक्स में मैं बड़ा कुछ रखता हूँ, उनकी टैरिफ की अनाउंसमेंट्स, उनकी दूसरे ग्रीनलैंड लेने की अनाउंसमेंट, उनकी कभी टेढ़ी नज़र क्यूबा पे, मेक्सिको पे, कोलंबिया पे हो जाती है, कभी ईरान को धमकी देते हैं, कभी भारत के लिए कहते हैं मोदी जी ने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, वगैरह वगैरह। तो ये मूड इंडेक्स जो है बड़े काम की है, और ये भी आपको सोने चांदी की कीमतों को एनालाइज करने में मदद करेगी। अच्छा, कुछ अच्छा हो जाता है तो बोलते हैं ना कि अरे उस व्यक्ति की तो चांदी हो गई, लेकिन इस वक्त चांदी की भी खूब चांदी हुई पड़ी है। हम देख रहे हैं कि चांदी की कीमतें भी सोने जैसे तेजी से बढ़ रही हैं। तो क्या चांदी का इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ने के पीछे का कारण क्या है? मतलब अभी तक तो चांदी लोग यही देखते हैं कि चलो गहने बनवा लिए, इससे ज़्यादा चांदी के सिक्के खरीद लिए, चांदी निवेश के लिए खरीद ली कि भविष्य में कुछ बनवाएंगे तो ले लेंगे, लेकिन चांदी की असली खपत होती कहाँ है? इतनी महंगी जो चांदी हो रही है उसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, पहले तो सोने और चांदी को मैंने कुछ प्लेटफॉर्म पे भाई बहन बोला कि भाई चलता है आगे, पीछे पीछे बहन भी चलती हैं, और वो सोने को पुलिंग बोलते हैं, वो स्त्रीलिंग है, बोलते हैं सोना गया चांदी गई। तो मैं तो भाई बहन मानता था, पहले एक साथ चलते थे, कभी वो आगे कभी ये आगे। अब कुछ दिन से इनकी राह थोड़ी अलग हो चली है। तो चांदी में एक बड़ी बात ये हुई है कि चांदी जिन चीज़ों में इस्तेमाल होती है, उन प्रोडक्ट्स की डिमांड एकदम से बढ़ रही है। 3 चीज़ों के मैं नाम लेना चाहूँगा। सोलर सेल्स, हालांकि और भी चीज़ों में होती है, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स,
और उससे भी ज़्यादा ऋतु जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है AI डेटा इक्विपमेंट, ये तो चिप्स वगैरह बनते हैं ना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है NVIDIA वो बनाती है, उसमें चांदी का इस्तेमाल होने लगा है। तो जब से AI डेटा इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रचलन बढ़ गया है तब से चांदी की डिमांड बढ़ गई। और चांदी के बारे में आपको एक मैं जानकारी दे दूं कि जितनी चांदी खनन की जाती है, माइन करी जाती है, उस चांदी में से आधी चांदी लगभग खत्म हो जाती है। तो ये कहाँ जाती है और ये नहीं, चांदी तो इतनी? हाँ। अब आप लगाए, आपने अगर सोलर सेल में लगा दी हाँ। तो सोलर सेल बना के आपने छत पे लगा दिया तो सालों तक लगा हुआ है। हाँ, यानी और कि अगर जितना किसी उसका उत्पादन हो रहा है उससे आधी खपत होती वो खत्म हो जाती है। अब आपने चिप में लगाई तो चिप तो लग गया किसी, मान लीजिए लैपटॉप में या किसी चीज में, या AI डेटा, तो वो तो कितने साल के लिए लग गया, वो चांदी समाप्त हो जाती है। तो बची हुई जो 50% चांदी है उसी में निवेश होता है। और चांदी के बारे में मैं ऋतु एक बात और, जो मैंने शुरू में स्पेकुलेटिव और डेरिवेटिव की बात की थी, 1 किलो चांदी के पीछे, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, बहुत बड़ी बात है ये, 1 किलो चांदी के पीछे 356 गुना उसमें सट्टेबाजी होती है। यानी कि चांदी असल में 1 किलो है तो उसके जो स्पेकुलेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है वो 356 गुना होते हैं। इसीलिए चांदी में आपको इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखता है। तो चांदी में सोने से ये फ़र्क है कि वो एक तो कंजम्पशन के लिए यूज़ होती है, और उसके हाल में ऋतु क्या हुआ है, शॉर्टेज महसूस हो रही है। ये जो कंपनियां हैं, AI डेटा इक्विपमेंट की कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनी है, ट्रम्प साहब भी इसको लेके बहुत परेशान हैं। अच्छा। उन्होंने वेनेजुएला में सोने चांदी के रिजर्व्स भी हैं तेल के अलावा। तेल के पीछे उन्होंने वहाँ के मडूरो साहब को, आपको पता ही है सारा किस्सा, वो सोने चांदी के रिजर्व्स पर भी उनकी नज़र है। और चाइना ने क्या किया है कि चांदी को जो 17 रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं इसको 18वां बना दिया है। हाँ। और ऐसा पता लगा है कि चांदी को चाइना दबा के बैठ गया है। उसको पता है कि ये ऐसी चीज़ है जो कल को नहीं मिली तो इनकी टेस्ला, इनकी NVIDIA, हाँ, इनकी ये कंपनियों को दिक्कत हो जाएगी। तो ये चांदी का खेल जो है वो थोड़ा सा अब सोने से अलग हो चला है। परंतु मैं ये बात कहना चाहूँगा, भले ही चांदी ने पिछले साल सोने से डबल से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है, फिर भी मैं मानता हूँ कि सोना ज़्यादा सॉलिड है, सोना ज़्यादा ठोस है, और सोना ज़्यादा रोबस्ट है, और सोना आपको इतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं दिखेगा। चांदी जो है बिल्कुल बहुत उतार चढ़ाव भरी दिखती है क्योंकि उसमें सट्टेबाजी पहले से ज़्यादा होने लगी। तो चांदी में कितना सेफ है? सोना ज़्यादा आप बता रहे हैं बेहतर है फिर निवेश के लिए, चांदी में निवेश करना कितना सेफ है? और क्या ध्यान में चीज़ें रखनी चाहिए कि अगर चांदी खरीद रहे हैं या फिर निवेश के पर्पज से खरीद रहे हैं तो कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना? देखिए, पहली बात तो चांदी में भी ETF ही माध्यम बेस्ट है, क्योंकि अच्छा। चांदी का तो अगर आप फिजिकल फॉर्म रखेंगे तो आप 10 किलो अगर चांदी लेंगे तो आपको एक कमरे से दूसरे कमरे में उठा के रखना ही मुश्किल हो जाएगा, तो इतनी भारी हो जाएगी। तो ETFs ही बेस्ट हैं। और देखिए, वैसे तो निवेश की सलाह, जैसा मैंने कहा, कि आप अपने इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लें, परंतु अगर कोई पोर्टफोलियो बना रहा है तो उसमें अभी भी मुझे लगता है 60-70% गोल्ड रखना चाहिए और 30-40% से ज़्यादा चांदी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि चांदी थोड़ा रिस्की ज़्यादा है। और क्योंकि इसमें सट्टेबाजी ज़्यादा है तो एक हम शब्द इस्तेमाल करते हैं ऋतु, आपने भी सुना होगा, कि बबल बन जाता है। हाँ। तो थोड़ा सा बबल चांदी में ज़्यादा है। और बाकी तो देखिए आगे मैं ये भी मानता हूँ ऋतु, ये सारी बात कहते हुए हम हालांकि बहुत डिटेल में पॉडकास्ट कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां इस प्रकार से बदल रही हैं और इतनी रफ्तार से बदल रही हैं कि हम कुछ भी बात अभी कंफर्म तरीके से अगर कहते हैं तो वो हफ्ते 10 दिन बाद एकदम परिस्थिति बदल जाती है। तो इसलिए ये दर्शकों से मैं बहुत विनम्र निवेदन करूंगा कि हमने जितनी भी बात बोली है उसको आप अभी तो जहन में बसा लें, पर आप इन खबरों पर नजर रखें। हो सकता है जो मैंने बात बोली उसमें से परिस्थिति एकदम कुछ बदल जाए, ट्रम्प का मूड या फिर ठीक हाँ, वो TMI, वो जो ट्रम्प मूड इंडेक्स है, अगर वो मूड इंडेक्स ऊपर नीचे गई तो फिर ये परिस्थिति बदल सकती है। तो इसलिए आप सोच समझ के करें। और एक बात और मैं जो मैं कहना चाहूंगा कि लोगों ने, मैंने सुना ऋतु, लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बेच के, लोगों ने शेयर मार्केट में अपने शेयर्स बेच के, लोगों ने अपनी FDयां तोड़वा के सोने चांदी में पैसा लगा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कहावत होती है, नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। अपने सारे पैसे को एक ही जगह नहीं रखना चाहिए, फैला के रखना चाहिए। भले ही आपको चांदी ने 170% रिटर्न दिया है, गोल्ड का हिस्सा कितना होना चाहिए? मतलब आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्टमेंट का कितना हिस्सा? मुझे लगता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो किसी का है तो उसमें 20-25% से ज़्यादा चांदी सोना नहीं रखना चाहिए। भले ही इस टाइम वो नंबर 1 हीरो है और हीरोइन है, पर तब भी इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना चाहिए। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ऋतु
फैला के रखना चाहिए। कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ अच्छा शेयर्स शरद जी, में। बिल्कुल ये सारी पोर्टफोलियो मैनेज करने की तो चीज़ें हैं ही, लेकिन एक चीज़ ये भी कि 5 वो बातें या 2 या 3 वो बातें जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट में ध्यान में रखनी, जल्दी से वो भी बता दीजिए। पहली बात तो आप भाव आवेश में ना आए, हाँ। पहली बात। दूसरी बात, लंबे वक्त के लिए रखें। तीसरी बात, जब जब इसमें करेक्शन आए तो थोड़ा थोड़ा करके लें, सारा पैसा एक साथ ना लगाएं। और अगर आप लंबे वक्त के लिए ले रहे हैं, आखिरी बात, तो रोज रोज इसका रेट आप देखेंगे ना, तो क्या होगा, आपका मन करेगा आज प्रॉफिट बुक करके और कुछ पार्टी वार्टी कराएं, कहीं घूम फिर आएं, अब तो प्रॉफिट हो गया। ये काम अगर आप करेंगे, प्रॉफिट तो मिल जाएगा आपको क्योंकि ऊपर जा रहा है, पर आप बड़े प्रॉफिट से बिल्कुल अपने आप को महरूम कर लेंगे, बड़े प्रॉफिट से आप अपने आप को डिप्राइव कर लेंगे। तो जरूरी कि इन्वेस्टमेंट करिए, थोड़े समय के लिए भूल जाइए, लंबे वक्त के लिए इसको रखिए। बीच बीच में रेट चेक करिए, न्यूज़ 18 देखते रहिए, आपको रेट तो वैसे ही पता लगते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पॉडकास्ट में हिस्सा लेने के लिए। तो उम्मीद है कि सोने चांदी से जुड़े हुए जितने सवाल होंगे इस पॉडकास्ट में आपको उन सभी के उत्तर मिल गए होंगे। नमस्कार।